हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री के जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, आज की क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, यहाँ तक कि यूपीएससी का भी। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अलग-अलग इंस्टीट्यूशन के जो भी एक्सपीरियंस है, वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको हैंड रिटन नोट्स के रूप में शेयर करता हूँ। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा यार, यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और यदि वीडियो को एंड तक देखने के बाद पसंद आते हैं वीडियो तो फीडबैक में कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक देना यार। और दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करना वीडियो को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में डिटेल्स में। ये आज हमारी दूसरी क्लास है और ये कंटिन्यू रहेगी आपकी क्लास, जहाँ पे हम लोग इतिहास के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और आपके इतिहास के जो विषय है उसके डर को मैं खत्म करने वाला हूँ आप सभी के बीच। ठीक है दोस्तों, तो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे पुरापाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि ताम्रपाषाण काल के बारे में। और विशेष करके हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यार। सबसे पहले प्रश्न आता है, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा। तो यहाँ पे दो चीज देखना है, एक सिंधु है, दूसरा है घाटी। तो देखो यार, ये हमारे भारत है। ठीक है, ये हमारा क्या है, भारत है। यहाँ पे एक नदी जाती है जिस नदी का नाम है सिंधु। यहाँ पे एक जो नदी जाती है उस नदी का नाम क्या है, तो नदी का नाम हमारा है सिंधु। ठीक है, मैं एक मैप में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इस प्रकार से वो नदी जाती है और इसके कई सारे सहायक नदियाँ हैं, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, गोमती, काबुल, ठीक है, खुर्रम, ऐसे कई सारी नदियाँ हैं जो इसी में आकर के जुड़ती हैं। अब देखो यार, ये पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पे कई सारे घाटियां बनी हुई है। और प्रारंभिक समय के जो लोग थे ना, वो विशेष करके पानी वाले इलाकों में पसंद रखते थे ज़्यादा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको कृषि करना था, पानी की सुविधा चाहिए था, तो वो घाटियों में जाना बसना ज़्यादा पसंद करते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे बसना प्रारंभ कर दिया। और जब हमारे उत्खननकर्ता रिसर्च करना शुरू किए तो उन्होंने पाया कि जो भी हमारे प्रारंभिक समय के लोग थे वो सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे ही बसे हुए थे। चाहे वो नदी झेलम हो, चाहे वो चेनाब हो, चाहे रावी हो, चाहे सतलज, चाहे ब्यास, चाहे वो सरस्वती ही क्यों ना हो। यही वजह है कि हमारे रिसर्चर्स ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से उल्लेख किया। दूसरा प्रश्न आता है, इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया। अब देखो यार, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो साक्ष्य हमें देखने को मिला वो हमारे हड़प्पा से देखने को मिला। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया हड़प्पा में। और यहीं से हमारे साइट के बारे में डिस्कवरी हुई और जानकारी पड़ा कि हमारे पास वैदिक काल से पहले भी एक सभ्यता थी। ठीक है, तो इसी वजह से इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब देखो यार, इसके यदि हम बात करें डायरेक्शन के बारे में कि कहाँ से कहाँ तक ये फैली हुई है, तो पूरब में ये जो है वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में जो कि है, वहाँ पे हिंडन नदी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई थी। और पश्चिम में आपका सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान प्रांत जो कि पाकिस्तान में, वहाँ पे दास नदी के किनारे बसी हुई थी। उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर में मांडा है और ये चिनाब नदी के किनारे है, वहाँ पे फैली हुई है। और दक्षिण में आपका नर्मदा नदी के किनारे दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ तक ये विस्तृत है ये पूरी सभ्यता। तो पूरब में आपका आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में सुतका गेंडोर तक और उत्तर में मांडा से लेकर के दक्षिण में दायमाबाद तक ये सभ्यता फैली हुई है। ठीक है, जब रिसर्चर ने इसका खोज किया तुमने पाया कि यार ये सभ्यता ना एक नगरीय सभ्यता थी, जिसमें से सबसे प्रमुख उन्होंने माना हड़प्पा को। उत्तर के लिए कि उत्तर की जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है हड़प्पा, उसे एक राजधानी के रूप में से चिन्हित किया जाए। और दक्षिण में मोहनजोदड़ो को इसकी राजधानी के रूप में चिन्हित किया गया। ठीक है, तो चलिए डिटेल्स में चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हड़प्पा के बारे में, क्योंकि इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अस्तित्व के बारे में जानने से पहले इसके कुछ प्रमुख साइट के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है इसके प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है वो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिसकी वजह से भारत सरकार और जो यूनेस्को है उसके द्वारा हड़प्पा के साइट को क्या है, प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इसका विभाजन दो तरीके से किया गया था, एक पश्चिमी भाग जिसे गढ़ी या दुर्ग कहा गया, दूसरा नीचे पूर्वी भाग जिसे निचला शहर कहा गया। इसे बेसिकली 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो हमें प्रमाण मिले हैं वो है छे की कतारों में धान्य कोठार, जहाँ पे जौ, गेहूं जैसे कुछ कुछ अनाज मिले हैं वहां पे रखे हुए। ठीक है, दूसरी बात कि तांबे का इक्का गाड़ी देखने को मिला है हमारे पास हड़प्पा से ही। नर्तकी की मूर्ति मिली है और ये बेसिकली जो मूर्ति है वो चूना पत्थर का बना हुआ है। ठीक है, R37 कब्र मिली है जिसमें ताबूत में बनी हुई थी ये। ठीक है, तो R37 कब्र है यार, इस बात को याद रखना। कांस्य का दर्पण मिला है, बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला दोस्तों।
और इन सभी के अतिरिक्त धोती पहना हुआ एक मूर्ति भी मिली है। तो ये बात को प्रमुखता से आप लोग याद करके रखना, और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा यार, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। इसमें आपका सारा कंसेप्ट मैं क्लियर करने वाला हूँ। जो भी चीजें मैं आपको दे रहा हूँ वो सारा चीज टू द पॉइंट है, आप जरूर देख लेना वेरीफाई करके, ठीक है। क्षेत्र की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का इसे दूसरा सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। पहला माना जाता है मोहनजोदड़ो को, ठीक है। और यही वजह है कि स्टुअर्ट पिगट के द्वारा इसे एक अर्ध औद्योगिक नगर के रूप में भी चिन्हित किया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो की जो अवस्थिति है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर पाकिस्तान प्रांत में आपको फैला हुआ है ये, ठीक है। उत्खनन करवाया था 1922 में राखल दास बनर्जी ने इसका, ठीक है। राखल दास बनर्जी के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ देखे दोस्तों तो सिंधी भाषा में इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मोहनजोदड़ो के ऊपर रिसर्च किया गया तो वहां पे बहुत सारे कंकाल देखने को मिले पूरे सिंधु सभ्यता में। एक ऐसा मात्र मोहनजोदड़ो था जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में हमें मिलती है साक्ष्य केवल कंकालों का, इसलिए इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अन्य साक्ष्य यहाँ पे क्या मिली है तो सभागार मिला है जो कि पुरोहितावास माना गया कि पुरोहित यहाँ पे आकर के रहा करते थे। सेल खड़ी के बांट मिले यहाँ पे दोस्तों। नाव के चित्रयुक्त बर्तन मिली है। दाढ़ी वाला साधु मिला है। गेहूं और जौ के भी प्रमाण मिले हैं। सर्वाधिक संख्या में मुहरे मिले यहाँ पे, ये बात को याद रखना, याद करना ये भी चीज है कि महास्नानागार भी मिला है जिसे महाविद्यालय। और देखो दोस्तों, महास्नानागार एक अलग चीज है, महाविद्यालय अलग चीज है। महाविद्यालय को माना था कि शिक्षा का घर था वो उस समय। हाथी का कपाल खंड मिला है। यहाँ पे कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जरूर ये चीजों को आप लोग याद करके रखना कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो ये मिली है हमारी मोहनजोदड़ो से। पशुपति शिव का भी यहाँ से मूर्तियां मिला है दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ा भवन अन्नागार भी मिला है यहाँ से, ठीक है। सर्वाधिक संख्या में मुहरे तो मिले, ये बता ही दे चुके थे आप सभी को। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ की अधिकांश जो जातियां हैं ना वो भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन सी वाली प्रतीत होती हैं। दक्षिण एशिया की सबसे अच्छी संरक्षित बस्ती माना जाता है मोहनजोदड़ो को। और सड़कें यहाँ पे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी 90 डिग्री के पर, ठीक है। और एक जाल का निर्माण कर देती थी, ठीक है दोस्तों। सड़क को पक्की करने का भी प्रमाण मिला है जो पूरी हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र ऐसा उदाहरण मिलता है। आप लोगों से कई बार प्रश्न पूछी जाती है कि हड़प्पा सभ्यता में सड़क को पक्की करने का साक्ष्य कहाँ से मिली है तो मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। आगे है यहाँ के भवनों में गोल स्तंभ का पूर्ण अभाव है। यहाँ पे कोई गोल स्तंभ हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और इसे भी यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है ताकि इसे सरकार के द्वारा प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है। अगला बात करते हैं लोथल के बारे में। यदि हम लोथल के बारे में बात करें दोस्तों तो इसकी अवस्थिति भोगवा नदी के किनारे है और ये गुजरात के अहमदाबाद में है, ठीक है। उत्खननकर्ता जो थे वो 1957 में एस आर राव यानी कि रंगनाथ राव के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। यहाँ से जो हमें प्रमुख चीजें मिली थी वो थी गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड जिसे बंदरगाह भी कहा गया है। चावल के दाने मिले हैं। बाजरा की भी प्राप्ति हुई है। वृत्ताकार एवं चौकर अग्नि वेदिका मिली है। 3 युग्मित समाधियां मिली है। अनाज पीसने वाली चक्की मिली है। मनका बनाने के कारखाना मिले यहाँ से। सांप के अंकन वाली मुहरें मिली है, ठीक है। और 2 मुंह अंकन वाली फारसी मुद्रा मिली है। तो फारस की मुद्रा में कहाँ से देखने को मिलती है तो फारस की मुद्रा में लोथल से देखने को मिलती है। हाथी दांत एवं गोरिल्ला भी यहाँ से देखने को मिला है। भवन का जो द्वार था यहाँ पे वो मुख्य सड़क की ओर खुलने का प्रमाण हमें देखने को मिलती है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख इसे पतन नगर कहा गया, मतलब कि पोर्ट बंदरगाह कहा गया इसे। पोर्ट यानी कि इसका जो है ना एक नगर कहा गया लेकिन पोर्ट वाला बंदरगाह वाला जहां से व्यापारिक गतिविधियां हुआ करती थी विदेशों से, ठीक है। अब बात करते हैं कालीबंगा की। यदि हम कालीबंगा की बात करें तो इसकी अवस्थिति जो है वो घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ में फैली हुई है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके खननकर्ता 2 व्यक्ति थे। पहला 1953 में अमलानंद घोष और 1960 में बीबी लाल व बीके थापर के द्वारा इसका खोज किया गया था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। यहाँ से प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा दोनों चरणों की साक्ष्य मिलती है। आकार यहाँ का जो देखा गया दोस्तों कि ये सभ्यता जो थी कालीबंगा वाली वो वर्ग के आकार में थी, ठीक है। स्क्वायर वाले एरिया में इसको देखा गया है। यहाँ से जो हमें क्षेत्र में मिली है साक्ष्य वो है हवन कुंड, ठीक है, जिसे अग्निवेदिका भी कहा गया है। जुता हुआ खेत, यह आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाते कई बार। तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है दोस्तों। कांच व मिट्टी की चूड़ियां मिली यहाँ पे। प्रतीकात्मक समाधियां मिली है। शल्य चिकित्सा का भी प्रमाण मिले। तो शल्य चिकित्सा जो है वो किसका प्रमाण कहाँ से मिलती है तो कालीबंगा से मिलती है, जहाँ पे देखा जाता है कि
माथे में कई सारे 6 निशान थे आपका फटे हुए का, उसका सी करके उसका इलाज किया गया था। तो शल्य चिकित्सा का भी प्रमाण मिलता है कालीबंगा से। बेलनाकार मुहरे मिलते हैं यहाँ पे और सिंह वाले देवता भी मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करते हैं चन्हू के बारे में। चन्हू जो है मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व वाले एरिया में फैला हुआ था और इसका उत्खनन जो है वो 1931 में एनजी मजमूदार और 1935 में मैके के द्वारा किया गया था। यहाँ पे जो प्रमुख साक्ष्य मिले हमें, वो मनके बनाने का कारखाना मिला है, 4 पहिए वाली गाड़ी मिली है, एक मुद्रा पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन मिला है। लिपस्टिक व इत्र का भी प्रमाण यहाँ पे हमने देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों कि यह एक मात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है और वक्राकार ईंटों की रेशियो कितनी है, तो 4:2:1, 4:2:1 का रेशियो है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य प्राप्त हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात को याद रखना, हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य प्राप्त हुआ इन द सेंस कि यहाँ पे हमारे पास प्राक हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा और आपका जो है ये दोनों, प्राक मतलब प्रारंभिक समय का और उत्तर मतलब जब इसका पतन हुआ था, उन दोनों समय की यहाँ पे हमें जानकारियां मिलती है चर्मोदड़ों से, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों धोलावीरा के बारे में। यदि हम धोलावीरा की बात करें दोस्तों, तो इसकी अवस्थिति जो है वो गुजरात के कच्छ जिला में भचाऊ तालुका में है। उत्खनन कार्य 1967 में और कई बार एग्जाम में 1968 में भी दिया रहता है। इसका जो है जगपति जोशी और आर एस विष्ट के द्वारा किया गया था। देखो यार, धौलावीरे का अर्थ होता है सफेद कुआं। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है इसे, और जल प्रबंधन प्रणाली की मौजूदगी भी देखने को मिलती है। यहाँ पे सुस्पष्ट में जल प्रबंधन प्रणाली मिलती है। यहाँ से पशु एवं मनुष्यों की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई, ये बात को याद रखना। धौलावीरा हमारे एक ऐसे साक्ष्य है जहाँ पे ना तो हमें कोई पशु मिली है ना कोई मनुष्य मिला है, इनका किसी का भी प्रमाण हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। यहाँ पे क्या मिली है, तो साइन बोर्ड मिली है, चित्राक्षर लिपि में है, जिसे आज तक हम लोग नहीं पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोग चित्राक्षर लिपि करके इग्नोर कर देते हैं दोस्तों, और उसका आज तक हम लोग नहीं पढ़ सके, ठीक है। एक बहुत बड़ा स्टेडियम देखने को मिला है जो कहा जाता है कि एक क्रीड़ा स्थल था, खेलकूद से जुड़ा हुआ था। एक श्रृंगेरी आकृति वाली पशु की मूर्ति मिलती है हमें। किलेबंदी का साक्ष्य मिलते हैं आपका धौलावीरा से। गुलाबी मृदभांड और बड़ा सा कब्रिस्तान भी मिलता है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार का जानकारी भी धौलावीरा से हमें देखने को मिलती है। ये स्थल जो थी वो आभूषण निर्माण का केंद्र था और काष्ठ निर्यात भी यहाँ से की जाती थी, और इसे भी यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है दोस्तों, ये बात को याद रखना। और दूसरी बात ये कि जो धौलावीरा हमारा जो है ना, वो भारत का सबसे बड़ा साक्ष्य माना जाता है, ठीक है। पूरा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा अवस्थिति किसका है, तो सबसे बड़ा एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो है आपका धौलावीरा, ठीक है। आगे बात करते हैं बनवाली के बारे में। तो बनवाली की अवस्थिति कहाँ पे है, तो ये हरियाणा के फतेहाबाद में है। इसका खोज जो है 1963 में आर एस विष्ट के द्वारा किया गया था। यहाँ पे अच्छे किस्म का जौ मिला है, तांबे का कुल्हाड़ी मिली है, तांबे का वनाग्र मिली है, तीर धनुष जिसको बोलते हैं हम लोग, हल की आकृति का एक खिलौना मिला है दोस्तों। यहाँ पे सार्वजनिक रूप से जल निकासी प्रणाली देखने को नहीं मिलता है, ये बात को याद रखना। यहाँ की सड़कें हमें समकोण नहीं मिलती, बल्कि यहाँ पे समानांतर मिलती है, और कई सारे सड़कें घुमावदार भी मिलती है, ठीक है। यहाँ पे एक केंद्रीकृत योजना के लिए जाना जाता है ये साक्ष्य, ठीक है। केंद्रीकृत योजना इन द सेंस कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है, जल निकासी यहाँ पे नहीं मिलती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे पास सारी चीज सुविधाएं मिलती है, वो एक ऐसा लगता है कि पहले प्री प्लान था सारी चीजें, इस प्रकार से देखने को मिलती है रिसर्च करने के बाद। पूर्व हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा तीनों चरणों का यहाँ पे हमें साक्ष्य मिलती है। अब बात करते हैं सुरकोटड़ा के बारे में। तो सुरकोटड़ा की अवस्थिति जो है वो गुजरात के कच्छ जिला में है। उत्खननकर्ता 1964 में जेपी जोशी के द्वारा किया गया था, और यहाँ से हमें प्राक हड़प्पा संस्कृति का प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है। ये स्थल गढ़ी और फिर आवासीय क्षेत्रों में विभाजित था। यहाँ से जो जानकारी हमें मिली है वो है घोड़े की अस्थियां, एक अनोखे कब्रगाह, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये कुछ प्रमुख चीजें हमें मिली थी। और ये जो भी हम लोग चीजें पढ़े दोस्तों, ये प्रमुख हमारे पास स्थल थे जिसके बारे में एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछी जाती है। अब इनसे जुड़े कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पहला प्रश्न पूछा गया था यूजीसी नेट में 14 दिसंबर 2023 में शिफ्ट 1 में। अब देखो यार, प्रश्न ढूंढना चाहे लगे ना, तो कई सारे हमारे पास, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या स्टेट पुलिस हो, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी देखे तो कई सारे प्रश्न मिलेंगे, पर हमें यहाँ पे सारे को चर्चा नहीं करनी है। इसमें से कुछ एक को चर्चा करनी है और देखना कि किस प्रकार से प्रश्न पूछी जाती है एग्जामों में, ताकि हम उस प्रकार से इसको तैयारी कर सके, ठीक है, और अपने एग्जाम के बारे में जो भी हमारा स्कोर हो उसको बूस्ट कर सके। तो देखो यार, यूजीसी नेट में 14 दिसंबर 2023 को शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, फॉलोइंग आर चारकोलिथिक साइट, निम्न में से कौन सा पुरा स्थल ताम्रपाषाण युग के हैं। तो देखो यार, यहीं से आपको देखने में मिलता है
मोहनजोदड़ो है ही, सानहुदड़ो भी है, कालीबंगा भी और हड़प्पा भी है, नागार्जुनकोंडा है ही नहीं। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली आपका ऑप्शन आ जाएगा A B C D, ये ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अब देखो यार, आप लोग सब बताए थे अभी, यहाँ पे कुछ एरिया और उसके राज्य के बारे में बता रहे थे। देखो यार, तो यहाँ पे अगर देखोगे इजी तरीके से, तो रोपड़ जो आपका, जैसे रोपड़ यहाँ पे लिखा गया, वो पंजाब में है। लोथल आपका कहाँ पे है, तो लोथल गुजरात में है। ठीक है, कालीबंगा आपका जो है वो राजस्थान में है। और राखीगढ़ी आपका कहाँ पे है, तो राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। तो ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी का 3 है ना, और डी का 1, हाँ, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका शिफ्ट 2 में सेम उसी एग्जाम में पूछा गया था 6 दिसंबर 2023 को क्वेश्चन इस प्रकार से मिलाने के लिए। आप यदि अच्छे तरीके से इसका प्रिपेयर किए होगे, हमारी वीडियो को आप यदि देखोगे, तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएंगे। कालीबंगा तिरुपति, जम्मू और कश्मीर और गुजरात है यहाँ पे। तो गुजरात डायरेक्टली आपको लोथल से मिल जाएगा। कालीबंगा एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है आपका। ठीक है, मार्तन मंदिर जम्मू कश्मीर में आपका, तिरुपति आपका श्री वेंकटेश्वर मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो ए का 2 कहाँ कहाँ पे है, सीधे एक ही ऑप्शन हमारे पास देखने को मिल रहा है, डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आपका मिल गया। ठीक है, ए का 2, बी का 1, सी का 4, ये सॉरी, सी का 4 होना चाहिए यार। ऑप्शन में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, आंसर मेरा सही है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर आपका सी का यहाँ पे 4 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे गलती इसका किया हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो यार, इस प्रकार से यहाँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में इसके बारे में हम इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों के बारे में चर्चा करेंगे कि हड़प्पा से मतलब किस प्रकार से समाज था, महिलाओं की स्थितियाँ क्या थी, क्या यहाँ पे दास प्रथा थी, सती प्रथा थी, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे जो भी चीज़ें सीखते हैं दोस्तों, वो कंसेप्ट और थ्योरी डिटेल्स में सीखते हैं, और सारे चीज़ें टू दी पॉइंट। यहाँ पे हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद नहीं करते, समय को बर्बादी हमारे पास इस क्लास में नहीं होती है। और साथ ही PYQ देखते हैं दोस्तों, इस क्लास में हम लोग की किस प्रकार से एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा यार, आप चाहते हैं कि आपका इतिहास को लेकर के डर खत्म हो जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इससे आपका चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, UPSC, SSC, बैंकिंग, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, स्टेट PCS का भी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। यहाँ पे आपको वो सभी कंटेंट मिलेगी जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।